खूनी साया। रिया, एक युवा लड़की, उस अंधेरी रात में अपने पूर्वजों के गांव बंधनीग्राम की ओर जा रही थी। सड़क टूटी फूटी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी कार कुछ देर पहले ही खराब हो गई थी, इसलिए वह अपने सूटकेस लेकर पैदल ही चल रही थी। माता पिता के निधन के बाद कई सालों बाद रिया इस गांव में लौटी थी। आने का सबसे बड़ा कारण था उसकी बचपन की दोस्त निवेदिता की शादी। रिया उस सुनसान रास्ते से गुजर ही रही थी कि अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। हमारा कथा शोना रिया। रिया एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह गांव के कुछ शरारती लड़कों की हरकत होगी जिनका जिक्र निवेदिता फोन पर अक्सर करती थी। उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ती रही, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसे सामने का गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गई। गुस्से में उसने कहा, इस गांव में सड़क पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों पर सड़क है। वह अपने हाथ साफ ही कर रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह मुड़ी और सामने थी उसकी दोस्त निवेदिता। नीवू, पागल है क्या? जान ही निकल गई मेरी। निवेदिता हंसते हुए बोली, तू रोज थोड़ी आती है, थोड़ा मजाक कर लिया। दोनों हंसते हुए घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही निवेदिता ने रिया के लिए खाना गर्म करना शुरू किया। नहाकर आई रिया ने दीवार पर लगा एक बड़ा ताबीज देखा और हैरानी से पूछा, यह इतना बड़ा ताबीज क्यों लगाया है? निवेदिता ने हल्के से कहा, डायन से बचाव के लिए। रिया ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। अगले दिन दोनों शादी की खरीदारी करने बाजार गईं। शाम को लौटते समय रिया ने बचपन का वो तालाब देखा जहां वे खेला करती थीं। रिया बोली, नीवू चलना, एक बार पानी में उतरते हैं। लेकिन निवेदिता घबरा गई। नहीं रिया, वो तालाब श्रापित है। 6 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद वहां जाना मना है। रिया ने हंसते हुए उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही देर में दोनों तालाब में उतर गईं और बचपन की तरह मस्ती करने लगीं। तभी अचानक पास के पेड़ से तेज आवाज आई। उन्होंने देखा, उनके कपड़े गायब थे। निवेदिता डर गई। रिया, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए। रिया बोली, डर मत, जरूर उन गांव के लड़कों की शरारत है। मैं अभी ठीक करती हूं उन्हें। और वह तालाब से बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर एक सफेद साड़ी टंगी थी, लेकिन वो फंदे की तरह बंधी हुई थी और उस पर खून के निशान थे। तभी अचानक तालाब की तरफ से निवेदिता की चीख सुनाई दी। रिया बिना सोचे भागी और उसने देखा निवेदिता पानी में डूब रही थी। रिया ने उसे बाहर निकाला, लेकिन अब निवेदिता का शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। घर पहुंचने पर निवेदिता की हालत और बिगड़ गई। तभी उसके दादाजी दास बाबू आए और गुस्से में बोले, इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। उस प्रयत्नी ने मेरी बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया है। रिया घबरा गई। ये सब क्या है? कौन है वो डायन? दास बाबू ने बताया, 6 साल पहले बरखा नाम की एक औरत की शादी शोभित से हुई थी। शोभित एक शराबी, जुआरी और चरित्रहीन आदमी था। उसने कभी बरखा को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। एक दिन बरखा ने उसे किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अपमान और दर्द से टूटकर बरखा ने आत्महत्या कर ली और कुछ ही दिनों बाद उसका पति भी उसी तालाब में डूबकर मर गया। तब से बरखा की आत्मा उस तालाब और गांव में भटक रही है। रिया ने ठान लिया, मैं नीवू को बचाऊंगी। दास बाबू ने कहा, उस प्रेतनी की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसकी लाश को जलाकर रिया उस झोपड़ी में पहुंची। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और डर। अचानक उसके सामने बरखा की आत्मा प्रकट हुई। रिया कांप रही थी, लेकिन बोली, बरखा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं, लेकिन मेरी दोस्त को छोड़ दो। उसकी शादी होने वाली है। पहली बार किसी ने उसे डायन नहीं बल्कि बरखा कहा था। उसका दिल पिघल गया। उसने रिया के सिर पर हाथ रखा और गायब हो गई। रिया ने हिम्मत जुटाई, उस संदूक को खोला जिसमें बरखा का कंकाल था। उसने उस पर चुन्नी डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में सब राख हो गया और उसी के साथ
बरखा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और इस तरह बंदिनीग्राम गांव हमेशा के लिए उस डरावनी प्रेतनी से मुक्त हो गया। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।